उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। कुशीनगर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले अब यूपी में कट्टा नहीं मिसाइल बनती है। कुशीनगर के तमकुही राज में 424 करोड़ रुपए की 278 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान कट्टा, बम, दंगे और माफियाओं से होती थी, लेकिन अब प्रदेश विकास, रोजगार और रक्षा उत्पादन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में मिसाइलें बन रही हैं और उनकी ताकत का एहसास दुश्मन देश पाकिस्तान को भी होता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी सरकार ने माफियाओं और अपराध पर लगाम लगाई है। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय और बेहतर बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिल रही है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश और प्रदेश दोनों की तस्वीर बदली है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी उल्लेख करते हुए विपक्ष पर राम विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में त्योहार शांति से मनाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश तेजी से एक विकसित और सुरक्षित राज्य की ओर बढ़ रहा है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। योगी सरकार की पौष्टिक थाली से कुपोषण पर वार, यूपी के बच्चों का भविष्य हो रहा मजबूत। उत्तर प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार की पीएम पोषण योजना बड़ा बदलाव ला रही है। अब स्कूलों में मिलने वाला मिड डे मील सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक पोषण सुरक्षा कवच बन चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के लाखों विद्यार्थियों को संतुलित और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व शामिल हैं। सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कैलोरी और प्रोटीन के स्पष्ट मानक तय किए हैं, ताकि उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास को बेहतर बनाया जा सके। भोजन को अधिक पौष्टिक और आकर्षक बनाने के लिए मेन्यू में सोयाबीन, विभिन्न दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल और सप्ताह में निर्धारित दिनों पर दूध भी शामिल किया गया है। सरकार का दावा है कि इस पहल से बच्चों में कुपोषण की दर में कमी आई है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है और स्कूलों में उपस्थिति व पढ़ाई पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। योगी सरकार इसे केवल मिड डे मील योजना नहीं, बल्कि स्वस्थ, आत्मनिर्भर और सशक्त उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव तैयार करने वाले दीर्घकालिक नीति के रूप में देख रही है। यूपी में भाजपा का बड़ा जनसंपर्क अभियान, घर घर पहुंचकर साधेगी चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश में चुनावी जमीन को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पार्टी 21 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान का उद्देश्य केवल सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पार्टी की पकड़ को और मजबूत करना भी है। दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी है। 8 से 14 जून के बीच सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने जिलों में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करेंगे और क्षेत्र के राजनीतिक माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि को कम से कम 50 प्रभावशाली और प्रतिष्ठित लोगों की सूची तैयार करनी होगी, जबकि हर जिले में ऐसे लगभग 500 लोगों को चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही भाजपा घर घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाएगी। पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, प्रगति पथ यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक संदेश देने के साथ जनता से सीधा संवाद भी किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस अभियान के माध्यम से विकास और सुशासन का संदेश मजबूत करते हुए आने वाले चुनाव के लिए जनमत का आकलन भी करेगी। यूपी आईटीआई प्रवेश 2026, आरक्षण व्यवस्था बरकरार, खिलाड़ियों और कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ। उत्तर प्रदेश की राजकीय पीपीपी मॉडल और निजी आईटीआई संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण और विशेष वरीयता की व्यवस्था इस वर्ष भी पहले की तरह लागू रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न वर्गों के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी प्रभावी रहेगी। सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वरीयता देने का प्रावधान भी जारी किया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के नियमित या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी को प्रवेश मेरिट में 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। वहीं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी 3 अतिरिक्त अंक का लाभ मिलेगा, जिसके लिए मान्यता प्राप्त खेल संघ का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इसके अलावा उद्योगों द्वारा निर्मित कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी विशेष व्यवस्था जारी रहेगी। आईएमसी कोटे की सीटों पर प्रवेश पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार ही
होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के उन अभ्यर्थियों को भी 10% आरक्षण मिलेगा जो एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के योग्य अभ्यर्थियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। सड़क सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त, 7 दिन में 57,000 से ज्यादा चालान कर लोगों को किया जागरूक। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना को कम करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया है। परिवहन विभाग और अन्य संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयास से 20 से 26 मई के बीच चलाए गए इस अभियान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जिम्मेदार ड्राइविंग की आदत विकसित करना है। अभियान के दौरान प्रदेश भर में 57,000 से अधिक वाहनों के चालान किए गए, जबकि करीब 2700 वाहनों को सीज किया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को लेकर विशेष निगरानी रखी गई। हेलमेट ना पहनने वाले 23,000 से ज्यादा लोगों और सीट बेल्ट ना लगाने वाले 9,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया, क्योंकि ये सड़क हादसों का एक बड़ा कारण माना जाता है। सरकार ने अनाधिकृत बसों और माल वाहकों का वाहनों में सवारी ढोने जैसी खतरनाक गतिविधियों पर भी सख्ती दिखाई। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने व लोडिंग से बचने और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। यूपी में श्रमिकों को मिलेगा बड़ा सुरक्षा कवच, सोशल सिक्योरिटी कोड जल्द होगा लागू। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के करोड़ों श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जल्द ही सोशल सिक्योरिटी कोड की नियमावली लागू करने जा रही है। श्रम विभाग द्वारा तैयार की गई नियमावली अंतिम चरण में है और इसके लागू होने के बाद प्रवासी श्रमिकों, गिग वर्कर्स, फिक्स टर्म कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों का पंजीकरण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा और उनका डेटा को विभिन्न राज्यों की प्रणालियों से जोड़ा जाएगा। इससे प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए राशन और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत उन्हें दूसरे राज्यों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा लाभ देने की तैयारी में है। उन्हें सेवा अवधि के अनुसार ग्रेच्युटी, महिलाओं को 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश और मेडिकल बोनस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा छंटनी की स्थिति में श्रमिकों के पुनर्वास और नए रोजगार के लिए रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा, जिससे उन्हें नए कौशल सीखने और रोजगार पाने में मदद मिलेगी। इस नियमावली में पहली बार डिलीवरी पार्टनर, कैब चालक और अन्य गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार की अनिश्चितताओं को कम करने और श्रमिकों को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने में मदद मिलेगी। यूपी में बारिश से गर्मी पर ब्रेक, 5 जून तक राहत के आसार, मानसून की रफ्तार पर जेट स्ट्रीम का असर। उत्तर प्रदेश में जून की शुरुआत राहत भरे मौसम के साथ हुई है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी तथा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। नौतपा के दौरान जहां आमतौर पर भीषण गर्मी पड़ती है, वहीं इस बार कई जिलों में बारिश और बादलों ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आगरा सहित कई शहरों में हुई बारिश से गर्मी का असर कम हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 5 जून तक प्रदेश में मौसम इसी तरह सुहावना बना रह सकता है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, बरेली और कई अन्य जिलों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश, तेज हवाएं, बादलों की आवाजाही जारी रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है और 10 जून तक हीट वेव की आशंका भी नहीं है। हालांकि इस राहत भरे मौसम के बीच मानसून की प्रगति थोड़ी धीमी पड़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नमी को खींचकर आंधी और बारिश बढ़ा रही है, लेकिन यही प्रणाली दक्षिण पश्चिम मानसून की गति में भी बाधा बन रही है। इसी कारण मानसून के केरल पहुंचने में देरी हुई है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ दिनों तक यूपी के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि मानसून की आगे की प्रगति पर मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। कानपुर मेट्रो का नौबस्ता विस्तार तैयार, जुलाई में शुरू हो सकती है नई सेवा। कानपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कानपुर मेट्रो का सेंट्रल स्टेशन से नौबस्ता तक का नया सेक्शन लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है और अब केवल अंतिम सुरक्षा मंजूरी का इंतजार है। इस रूट पर सभी 7 स्टेशनों पर स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। 36 टिकट वेंडिंग मशीनें स्थापित हो चुकी है और मेट्रो ट्रेनें भी परिचालन के लिए उपलब्ध हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारी ट्रैक स्टेशन सुरक्षा व्यवस्थाओं का अंतिम निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल
सेफ्टी यानी CMRS की टीम जल्द ही सुरक्षा जांच करेगी। मेट्रो प्रबंधन का अनुमान है कि यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो 10 से 15 जुलाई के बीच सेंट्रल से नौबस्ता तक यात्री सेवाएं शुरू हो सकती है। इस नए सेक्शन में कुल 7 स्टेशन होंगे, जिनमें झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर भूमिगत स्टेशन है, जबकि बारादेवी, किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर और नौबस्ता एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस विस्तार के शुरू होते ही IIT से नौबस्ता तक का पूरा कॉरिडोर 1 संचालित हो जाएगा। वर्तमान में IIT से कानपुर सेंट्रल तक 16 किलोमीटर लंबे रूट पर प्रतिदिन 25 से 30 हजार यात्री सफर कर रहे हैं। मेट्रो के कारण यात्रा समय में बड़ी कमी आई है और अब पूरे कॉरिडोर के चालू होने से शहर के लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन का लाभ मिलेगा। मेरठ कैंट में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप, सेना और पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, 3 टीमें गठित। मेरठ छावनी क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से रात के समय संदिग्ध ड्रोन उड़ने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार रात करीब 10 बजे के बाद 2 ड्रोन देखे गए, जिनमें से एक ऊंचाई पर और दूसरा अपेक्षाकृत नीचे उड़ता नजर आया। इन ड्रोन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ा दी है। आशंका जताई जा रही है कि इन ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे या नाइट विजन उपकरण हो सकते हैं, जिससे सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं। सेना की इंटेलिजेंस यूनिट ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी और स्थानीय पुलिस से जानकारी साझा की है। SSP ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CO कैंट के नेतृत्व में पुलिस की 3 विशेष टीमें गठित की हैं, जो लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं। सेना और पुलिस रात में गश्त कर रही है ताकि ड्रोन की गतिविधियों का पता लगाया जा सके और इसके पीछे के कारणों की जांच की जा सके। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये ड्रोन किसके द्वारा और किस उद्देश्य से उड़ाए जा रहे हैं। प्रयागराज में RSS का अनूठा प्रयोग, घर घर चूल्हे की रोटी जुटाकर दे रहे सामाजिक समरसता का संदेश। प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग सामान्य के तहत एक अनोखी पहल की जा रही है, जिसमें तरुण स्वयंसेवक आसपास के गांवों और पूर्वों में घर घर जाकर चूल्हे की ताजी रोटियां एकत्र कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य केवल भोजन की व्यवस्था करना नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देना बताया जा रहा है। लगभग 291 स्वयंसेवक इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल है और 30 ग्राम सभाओं के करीब 125 पूर्वों से रोजाना हजारों रोटियां एकत्र की जा रही हैं। स्वयंसेवक सुबह और शाम झोला लेकर घर घर पहुंचते हैं, जहां ग्रामीण महिलाएं चूल्हे पर ताजी रोटियां बनाकर उन्हें स्नेह पूर्वक देती हैं। कई स्थानों पर लोग रोटियों के साथ सब्जी भी देने की इच्छा जताते हैं, जबकि इसे अतिथि सत्कार और सामाजिक एकता का भाव बताया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 700 लोग सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को श्रम साधना, अनुशासन और सामूहिक जीवन का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। दिनचर्या में सुबह शाखा, बौद्धिक सत्र, श्रमकार और शाम की गतिविधियां शामिल हैं। आयोजकों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में जोड़ना और ये संदेश देना है कि भोजन और संबंधों में कोई भेद नहीं होता, सभी एक समान हैं। यूपी बोर्ड में प्रशासनिक फेरबदल, 2 उप सचिव पदों पर नई तैनाती, प्रयागराज कार्यालय में बदली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। मुख्यालय और प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में रिक्त हुए उप सचिव के 2 पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। ये बदलाव उन अधिकारियों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर स्थानांतरण के बाद किया गया, जिससे दोनों स्थानों पर पद खाली हो गए थे। नई तैनाती के तहत राजकीय इंटर कॉलेज टेरा बरोला रायबरेली के प्रधानाचार्य राजीव कुमार सिंह को यूपी बोर्ड मुख्यालय में उप सचिव बनाया गया है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज फतेहपुर के प्रधानाचार्य रमाकांत सिंह को प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज शिवगढ़ प्रतापगढ़ के प्रधानाचार्य विशाल वर्मा को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में सहायक शिक्षा निदेशक के पद पर जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वो अपने नए कार्यस्थल पर बिना प्रतिस्थानी का इंतजार किए तुरंत कार्यभार ग्रहण करें, ताकि प्रशासनिक कामकाज में किसी तरह की बाधा न आए और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली सुचारू बनी रहे। यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 जून से शुरू, 8 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, अंतिम 30 मिनट में बाहर निकलने पर रोक। उत्तर प्रदेश में एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को आयोजित की जाएगी। 4 साल से लंबित इस परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 36 जिलों के 614 केंद्रों पर 2 दिनों में 2 पालियों में कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी पहली पाली के लिए सुबह 8:45 पर, दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:45 के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा के अंतिम 30 मिनट में परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को 3 पासपोर्ट साइज फोटो, 1 मूल पहचान पत्र और उसकी छाया प्रति लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं
नहीं काटा जाएगा। आयोग ने भी निर्देश दिया है कि ओएमआर शीट की प्रति अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे, बल्कि कक्ष निरीक्षक द्वारा उन्हें दी जाएगी, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। गाजियाबाद में सूर्य हत्याकांड के बाद सख्त कार्रवाई, 3 मदरसे सील, बिजली कनेक्शन काटे गए। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्य हत्याकांड के बाद पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इलाके में अवैध रूप से संचालित 3 मदरसों को सील कर दिया गया है और कई अन्य पर नोटिस चस्पा करते हुए बिजली कनेक्शन भी काटे गए हैं। ये कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। घटना के बाद पूरे जिले में पुलिस ने अपराधियों के सत्यापन का अभियान तेज कर दिया है, जिसके तहत 1600 से अधिक लोगों की जाँच की जा चुकी है। कई अपराधियों को थाने पर बुलाकर भविष्य में अपराध न करने की शपथ भी दिलाई गई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी कार्रवाई के तहत प्रशासन ने हत्या के आरोपी असद के घर पर भी नोटिस चस्पा किया है। आरोप है कि उसका घर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में बना हुआ है, जिसे 15 दिन के अंदर खाली करने का आदेश दिया गया है और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कुल मिलाकर प्रशासन इस मामले के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने में जुटा हुआ है। बिजली महंगी करने और बढ़ती महंगाई पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, आत्मदाह की घटनाओं पर जताई चिंता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार चुनावी खर्चों की पूर्ति के लिए बिजली, पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी जरूरी सेवाओं के दाम लगातार बढ़ा रही है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे सरचार्ज और बढ़ी हुई बिजली दरें 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब और किसान विरोधी नीतियां अपना रही है और महंगाई में लगातार वृद्धि कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश में आर्थिक दबाव और निराशा के कारण कुछ लोग आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने रोडवेज के संविदा कर्मियों द्वारा आत्मदाह के प्रयास का भी उल्लेख किया और इसे सरकार की असंवेदनशीलता का परिणाम बताया। सपा प्रमुख ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महंगाई से राहत मिलने का दावा किया। उन्होंने भाजपा पर सत्ता के अहंकार में जिन समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले जून अंत तक पूरे होंगे, शासन ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शासन ने तबादला प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी कर दिया और तय किया गया है कि जून महीने के अंत तक सभी स्थानांतरण पूरे कर लिए जाएंगे। लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शासनादेश जारी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग अब जल्द ही विस्तृत समय सारणी तैयार करेगा, जिसमें आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन और स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा और पारदर्शी मानकों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात शिक्षकों को अपने स्थानांतरण संबंधित लंबित मामलों में समाधान मिलने की संभावना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये प्रक्रिया पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से कराई जाएगी और जून के अंत तक सभी तबादले पूरे करने के लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनी समस्या, योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने के दिए निर्देश। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास, पेंशन, शिक्षा और इलाज जैसी सुविधाएं किसी भी जरूरतमंद से वंचित नहीं रहनी चाहिए। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर सरकार तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। शीघ्र तैयार कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस प्रशासन को दबंगों और शिकायतों से जुड़े मामलों में कठोर कार्रवाई करने को कहा, ताकि आम नागरिकों को न्याय मिल सके। जनता दर्शन से आए विभिन्न मामलों और जैसे फर्जी प्रमाण पत्र और अन्य शिकायतों पर भी उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है।
ग्रेटर नोएडा में जनगणना ड्यूटी पर सख्ती, 29 प्रगणकों पर एफआईआर की तैयारी। ग्रेटर नोएडा में जनगणना ड्यूटी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिन 29 प्रगणकों ने आवंटित ड्यूटी स्वीकार नहीं की और बार बार नोटिस देने के बावजूद जिम्मेदारी नहीं संभाली, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन के अनुसार इन कर्मचारियों को कई बार सूचना और स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी तय की गई है और ड्यूटी से बचने वालों पर भारतीय जनगणना अधिनियम सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही सभी कर्मियों से समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील भी की गई है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कड़े सुरक्षा नियमों के साथ परीक्षा के अलावा मंगलसूत्र पर नहीं होगी रोक। ग्रेटर नोएडा में 8, 9 और 10 जून को होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम किए। परीक्षा में करीब 42,048 अभ्यर्थी 20 केंद्रों पर शामिल होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार अभ्यर्थियों से कलावा या मंगलसूत्र उतरवाने की अनिवार्यता नहीं होगी, जिससे धार्मिक आस्था को लेकर कोई परेशानी न हो। हालांकि परीक्षा में नकल रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस मिलान और सीसीटीवी निगरानी जैसे हाईटेक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई। केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन और अन्य संदिग्ध उपकरणों पर पूरी तरह कड़ी नजर रखी जाएगी। यहां तक कि परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षक और कर्मचारियों भी अपने मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार इस बार नकल माफियाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। अग्निवीरों की शिक्षा में बड़ी प्रगति, 13,726 ने 10वीं और 12वीं पास कर आगे की पढ़ाई का रास्ता खोला। अग्निपथ स्कीम के तहत देश भर में 13,726 अग्निवीरों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है, जिससे उनके लिए उच्च शिक्षा और आगे के करियर के अवसर आसान हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2026 के बीच कुल करीब 14,000 अग्निवीरों ने इस शैक्षणिक उपलब्धि हासिल की है। इनमें 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों की पढ़ाई शामिल है। ये व्यवस्था विशेष रूप से उन युवाओं के लिए की गई है जो सेना में भर्ती होने से पहले कम शैक्षणिक योग्यता के साथ आए थे, ताकि सेवा के दौरान ही उनकी शिक्षा पूरी हो सके। देश भर के 45 रेजिमेंटल केंद्रों को अध्ययन केंद्र के रूप में जोड़ा गया है, जहाँ अग्निवीरों को आगे की स्कूली शिक्षा दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य केवल सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित न रहकर उन्हें शैक्षणिक रूप से भी मजबूत बनाना है, जिससे वो भविष्य में स्नातक, स्नातकोत्तर या अन्य व्यावसायिक कोर्स कर सके और सेवा के बाद बेहतर करियर विकल्प पा सके। नोएडा सेक्टर 62 में ट्रैफिक जाम की समस्या, ऑटो चालक की लापरवाही से बिगड़ा सिस्टम। नोएडा सेक्टर 62 के गोल चक्कर के आसपास लगातार गंभीर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण ऑटो चालकों की मनमानी और यातायात नियमों की अनदेखी बताई जा रही है। ऑटो चालक कहीं भी सवारी उतारने और बैठाने के लिए वाहन रोक देते हैं, जिससे लेफ्ट फ्री कट बाधित हो जाता है और वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह और शाम के समय स्थिति और खराब हो जाती है, जब NH9 से आने वाले वाहन नोएडा की ओर बढ़ नहीं पाते और जाम में फंस जाते हैं। इससे लोगों का समय बर्बाद होने के साथ साथ ईंधन की भी भारी खपत होती है। रात के समय ऑटो कम होने पर यातायात अपेक्षाकृत सुचारू रहता है, जिससे साफ होता है कि समस्या का मुख्य कारण सड़क पर अव्यवस्थित ऑटो संचालन है। यातायात पुलिस की सख्ती और दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिख रहा है। प्रशासन अब यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नए कदम की योजना बना रहा है, जिसमें ऑटो स्टैंड का निर्धारण, सड़क डिजाइन सुधार और नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए ऑटो चालकों के साथ बैठक शामिल है। ग्रेटर नोएडा के 34 गांवों में सीवर व्यवस्था सुधार का बड़ा प्लान, गंदगी से मिलेगी राहत। ग्रेटर नोएडा में 34 गांवों की सीवर लाइनों को मुख्य सीवर लाइन से जोड़ने के लिए एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही गंदगी और जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण के अनुसार जिन गाँवों में पहले से सीवर लाइन बिछी हुई है लेकिन उन्हें मुख्य लाइन से नहीं जोड़ा गया था, उन सभी को अब तेजी से कनेक्ट किया जाएगा। इसमें थापखेड़ा, अजायबपुर, पतवाड़ी, एमानाबाद, बिसरख और हैबतपुर जैसे कई गांव शामिल हैं। साथ ही जहां सीवर लाइन नहीं है वहां निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य हर घर तक सीवर कनेक्शन सुनिश्चित करना और STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी क्षमता से चालू करना है, जिससे गंदा पानी सीधे नालियों में न बहकर साफ व्यवस्था के जरिए ट्रीट हो सके। अधिकारियों के मुताबिक पहले ग्रामीणों की रुचि कम होने से कई सीवर लाइनें शुरू नहीं हो सकी, लेकिन अब प्राधिकरण इससे गंभीरता से ले रहा है और 100% कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गांवों को सेक्टर 1 के 45 MLD STP से भी जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र की स्वच्छता और पर्यावरण दोनों में सुधार होगा।
दिल्ली एनसीआर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट। दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच अब और आसान होने जा रही है। डीएनडी फ्लाईवे से यमुना नदी के किनारे होते हुए 10 लेन का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने का रास्ता साफ हो गया। ये परियोजना लगभग 35 किलोमीटर लंबी होगी और इसका निर्माण एनएचआई करेगा। पहली योजना यमुना तटबंध पर सड़क बनाने की थी, लेकिन सिंचाई विभाग की अनुमति न मिलने के कारण अब इसे एलिवेटेड रूप में बदला गया है। इस एक्सप्रेसवे को आगे यमुना एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा और लखनऊ आगरा रूट तक तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके बनने से दिल्ली के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के साथ फरीदाबाद के यात्रियों को बिना शहर में प्रवेश किए सीधे एयरपोर्ट पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इससे मौजूदा एक्सप्रेसवे पर लगने वाला जाम भी काफी हद तक कम होगा। तीनों प्राधिकरणों और एनएचआई की सहमति के बाद ये प्रोजेक्ट अब शासन स्तर पर आगे बढ़ा दिया गया है और इसे भविष्य का बड़ा कनेक्टिविटी हब माना जा रहा है। नया नोएडा को बड़ी सौगात, गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट से सीधे जुड़ेगा 72 किलोमीटर लिंक एक्सप्रेसवे। नया नोएडा को गंगा एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने की बड़ी योजना को मंजूरी दी जा रही है। नोएडा प्राधिकरण ने 72 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार किया है, जो यमुना एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। यह नया रूट बुलंदशहर के रास्ते विकसित होगा और इसका बड़ा हिस्सा नए नोएडा क्षेत्र के गांव से होकर गुजरेगा। प्रस्ताव के तहत लिंक एक्सप्रेसवे पर रोटरी बनाकर इसे नए नोएडा के सेक्टर और गांवों से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। इस परियोजना को नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज पहुंच संभव होगी। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे आपस में जुड़े जाएंगे। इससे औद्योगिक और आवासीय विकास को भी गति मिलेगी। इसके अलावा क्षेत्र में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की योजना भी है, जहां 18 मीटर की सड़कों को 24 मीटर किया जाएगा और इसके लिए किसानों से सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। युवाओं के लिए मैं क्या हूं, जानना सबसे जरूरी। संत मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने बताया आत्मखोज का महत्व। अयोध्या के प्रख्यात संत और श्री हनुमान निवास पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने मुरादाबाद में युवाओं को आत्मचिंतन और स्वयं को पहचानने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो पहले अपने अस्तित्व को समझें और मैं क्या हूं ये जानें, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के लक्ष्य तय करने पर अक्सर निराशा ही हाथ लगती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में बाहरी प्रभाव बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए युवाओं को अपनी आंतरिक आवाज सुननी चाहिए और सही गलत का निर्णय स्वयं करना सीखना चाहिए। उनके अनुसार श्रीमद् भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों से जुड़ने से पहले व्यक्ति का स्वयं से जुड़ना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म की असली अवधारणा आत्मखोज और अपनी कमजोरियों को समझने में है। माता पिता की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों के फाइनेंसर नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनना चाहिए। बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने की बजाय उनकी प्रतिभा के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, वरना परिवार और बच्चों दोनों पर दबाव बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार व्यवस्था कमजोर होने से युवाओं में अकेलापन और निराशा बढ़ रही है, इसलिए परिवार को मजबूत रखना जरूरी है। अंत में उन्होंने कहा कि कथाओं और धर्म ग्रंथों का श्रवण आत्मविश्वास बढ़ाता है, मानसिक शांति देता है और व्यक्ति को स्वयं को समझने का मार्ग दिखाता है। वाराणसी में अटल पेंशन योजना को बढ़ावा, 1701 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया। वाराणसी में अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह की अध्यक्षता में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस शिविर में एक ही दिन में 1701 लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान वाराणसी क्षेत्र की 63 शाखाओं और 350 से अधिक बीसी के सहयोग से चलाया गया है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 4000 लोगों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपए तक मासिक पेंशन का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे लगभग 210 रुपए प्रति माह योगदान करना होता है, जिससे 60 वर्ष के बाद पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना और उन्हें भविष्य के लिए बचत के प्रति जागरूक करना है। अब तक वाराणसी में लगभग 2,40,000 लोग विभिन्न बैंकों के माध्यम से इस योजना से जुड़ चुके हैं। वाराणसी में सफाइयों का प्रदर्शन, महंगाई, अपराध और पेपर लीक पर सरकार को घेरा। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, अपराध, बिजली कटौती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शास्त्री घाट पर आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता जिला मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद हल्की नोकझोंक भी हुई।
सपा नेताओं ने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और किसानों को पर्याप्त डीजल तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं स्नातक एमएलसी ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सभा में कई वरिष्ठ सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुशीनगर में 424 करोड़ की परियोजनाओं के साथ विकास पर जोर। सीएम योगी बोले, माफिया राज खत्म कर प्रदेश में सुरक्षा और विकास का नया दौर। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 424 करोड़ से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश कट्टा बम और माफिया राज की पहचान बन चुका था, लेकिन अब यही प्रदेश ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण और तेज विकास का केंद्र बन रहा है। सीएम ने कहा कि सरकार ने अपराधियों और शोधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और जो लोग समझाने से नहीं माने उन्हें सख्ती से नियंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से कुशीनगर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जहां इंसेफ्लाइटिस, बेरोजगारी और अव्यवस्था बड़ी समस्या थी, वहीं अब मेडिकल कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और बड़े विकास प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 90,000 गरीबों को आवास, लाखों परिवारों को शौचालय, मुफ्त राशन और आयुष्मान योजना जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 हटना और रक्षा क्षेत्र में प्रगति जनता की एक वोट की ताकत का परिणाम है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और टूल किट भी वितरित किए गए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कुशीनगर को पिछड़ेपन से निकालकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाला जिला बताया है। इटवा में 23 करोड़ की पेयजल परियोजना से बदलेगी तस्वीर, घर घर पहुंचेगा शुद्ध पानी। सिद्धार्थनगर की इटवा नगर पंचायत में अमृत योजना 2.0 के तहत 23 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल परियोजना का भूमि पूजन किया गया। ये कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर क्षेत्र में आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी मुख्य अतिथि रहे और नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल ने इसकी अध्यक्षता की। इस परियोजना के तहत पूरे नगर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए 5 नई पानी की टंकियों का निर्माण किया जाएगा और एक पुरानी टंकी का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। योजना पूरी होने के बाद नगर के हर घर तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या का अस्थायी समाधान होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना और अमृत योजना 2.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि परियोजना इटवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। इस मौके पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। कुल मिलाकर इस योजना को इटवा के विकास और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। आईपीएल जीत के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे वृंदावन, संत प्रेमानंद से लिया आशीर्वाद। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे, जहां दोनों ने संत प्रेमानंद से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। ये मुलाकात यमुना किनारे स्थित एकांत कुटिया में हुई, जहां संत प्रेमानंद निवास करते हैं। जानकारी के अनुसार दोनों सोमवार शाम वृंदावन पहुंचे और एक होटल में ठहरने के बाद मंगलवार सुबह कुटिया पहुंचे। इस दौरान आश्रम के संत उन्हें कुटिया तक लेकर गए। मुलाकात के दौरान विराट कोहली ने सादगी भरा रूप अपनाया। उनके माथे पर तिलक और गले में तुलसी माला नजर आई, जबकि अनुष्का शर्मा पिंक सूट और लाल चुनरी में दिखी। संत प्रेमानंद से दोनों ने आध्यात्मिक चर्चा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया जा रहा है कि आईपीएल फाइनल में शानदार जीत के बाद विराट कोहली एक बार फिर आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार संत प्रेमानंद जी के आश्रम में आ चुके हैं। कुल मिलाकर ये मुलाकात खेल में सफलता के बाद आध्यात्मिक संतुलन और आस्था से जुड़ाव को दर्शाती है।